कल कहाँ तक कर लिया था? ये बात हो रही थी ना, ये बता दिया था मैंने। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है मैंने आपको यहाँ तक बताया था। याद करो, आया याद कुछ? जो लोग पहली बार क्लास में आए, कितने लोग पहली बार क्लास में आ जाए हैं? 1 2 3 4 5। कल वाली क्लास देखी है तो रिवाइज तो करवाना नहीं, कुछ नहीं देखा है? स्वर्णिम बता दो आसान शब्दों का गवर्नेंस क्या होता है, ऐसी सबका रिवाइज हो जाएगा। कोई और बता दो चलो। कई बार होता है अचानक से पूछा जाए तो मन में नहीं आती बातें। एक्शनेबल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और तो तुम लोग कितनी डेफिनेशन दिखा रही थी मैंने, कोई तो याद होगी, तभी इतनी दिखाई थी कि कुछ याद रहेगा। अब तुम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी जोड़ दो बीच में लाकर। हाँ, ओके। जो पबर्ड वाले हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन बाकी लोग को शायद दिक्कत हो। ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, आगे भी सुनेंगे इसको। रूल ऑफ लॉ सुना है? क्या होता है? इसका मतलब समझते हो सबका? चलो, और अगर मैं इसके ये काट के लिख दूं रूल बाय लॉ, इसका मतलब क्या समझते हो? मैंने प्रीपोजिशन चेंज कर दिया यार, और क्या, ऑफ था बाय लगा दिया। हाँ तो बताओ, तो प्रीपोजिशन में मतलब चेंज हो जाता है, ऑफ और बाय का मतलब अलग हो जाता है, एट और ऑन का, इन का, इनसाइड का, अपॉन का मतलब हो जाता है चेंज, तो यहाँ नहीं होगा चेंज। हाँ भाई मेरी क्लास लाइव हो गई है ना, सब ऑन है, बच्चों को दिखना चाहिए, वैसे ही आते हैं दिखे कम से कम। रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ। क्या वहाँ गवर्नेंस नहीं होगा क्या? तो फिर तुमने कैसे बोल दिया वो बात? फिर से बोलना गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या बोल रहे थे? इफ द गवर्नमेंट परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज एंड ये वो ना, राजा भी तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, गवर्न तो वो भी कर रहा है ना। गवर्नेंस तो तुम कहोगे हाँ, तुम उसे गुड गवर्नेंस शायद ना बोल पाओ, गवर्नेंस तो है। किंग जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया में कर रहे हैं उसको तुम गवर्नेंस नहीं बोलोगे, गवर्नेंस तो है। अब गुड या बैड वो डिसाइड करने की बात है, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। क्योंकि किंग जोंग उन रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते, वो रूल बाय लॉ कर रहे हैं, समझे इस चीज को? ऐसे ही आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़े होंगे या आईआर के बेसिस जब आप देख रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि हिटलर ने जब जर्मनी को अपने कंट्रोल में लिया, जब वो डिक्टेटरशिप एज्यूम किए, तो उन्होंने भी रूल करना शुरू किया ना। क्या वो गवर्नेंस नहीं थी? क्या गवर्न तो था ना, गवर्न भी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज था, ठीक है। अब वो उससे सोसाइटी प्रॉस्पेरस होती है नहीं होती, इट्स डिफरेंट मैटर। तो जो हिटलर गवर्नेंस कर रहे थे उसमें जो आप कह सकते हैं रूल करने का तरीका था वो रूल बाय लॉ था, रूल ऑफ लॉ नहीं था। अब ये रूल बाय और रूल ऑफ क्या मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं बस बता रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स थे तो बेटा कानून तो बनाते थे ना हमारे लिए, अलग अलग लॉस, आप लोग कई सारे लॉस जानते ही हैं, चार्टर एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, ठीक है। ब्लैक बिल वगैरह सुना होगा, सुना है? रोलेट एक्ट वगैरह सुना है ना? तो ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ कर रहे, दैट वाज आल्सो गवर्नेंस ना, उसको तुम गवर्नेंस नहीं बोलोगे? उससे हमारा भला हो रहा था, पर गवर्नेंस तो था ना उनके लिए, वो रूल ऑफ नहीं था, रूल ऑफ लॉ नहीं था, वो रूल बाय लॉ था। तो जब हम आज़ाद हुए हमने खुद का संविधान लिखा, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कल बात बेटा हम कर रहे थे, वहाँ पे हमने चीज़ डिफाइन करी कि रूल ऑफ लॉ रहेगा हमारे यहाँ, और ये हमारे संविधान की एक फ़िलॉसफी रहेगी।
हमारे यहाँ रूल बाय लॉ बाद में भी हुआ है, आज़ादी के बाद भी और संविधान बनने के बाद भी ड्यूरिंग इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने सरकार को अपने अकॉर्डिंग ले लिया, देश में आंतरिक आपातकाल लगा दिया, इंटरनल इमरजेंसी, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें फटाफट करना शुरू किया उन्होंने। क्यों नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल। देखो ये बेटा चीज़ें क्या है कि रूल बना कौन रहा है, रूल कितने लोगों से पूछ के बनाया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। अगर रूल एक ही व्यक्ति बनाए अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट चेंज कर दे, कभी भी इंक्लूसिव ना रखे, लोगों से पूछे नहीं, कंसेंसस ना हो, ऑर्डिनेंस को जब पास कराया जाता है, आप क्या उसमें पीपल पार्टिसिपेशन करा रहे हैं? एमपी एमएलए से पूछ रहे हैं किसी सदन में जब पेश करवाते हैं? क्यों ऑर्डिनेंस को प्रेफर नहीं करते? इसीलिए क्योंकि कॉमन कंसेंसस नहीं लिया जा रहा है, लोगों से पूछा नहीं जा रहा है, उसको बिल की तरह पेश नहीं कर रहे हैं, डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा उसके ऊपर, पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग नियम बनवा दे रहा है। समझो उस चीज़ को। रूल ऑफ लॉ में लॉ बनता है और अगर वो लॉ सही नहीं लगता, हाँ, तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। मैडम ने, इंदिरा गांधी ने सबको जेल में बंद कर दिया था जो उनके खिलाफ अपील कर रहा था, वो रूल ऑफ लॉ नहीं था, रूल बाय लॉ था। समझ रहे हो उस चीज़ को? आप जाओ किंग जॉन उनके खिलाफ उसी कंट्री जाके अपील करो, उसके बाद कान अलग होगा, जीभ अलग होगा, मुंह अलग पड़ा होगा कहीं, और बाल भी अपने अकॉर्डिंग वो आपको कटवा के रखेगा। रूल बाय लॉ, आप वहाँ पे अपील नहीं कर सकते। यहाँ पे आप हर चीज़ के खिलाफ अपील कर सकते हैं, पेटिशन डाल कर सकते हैं, अपने कंसर्न को आगे रख सकते हैं, और जुडिशरी है जो हर चीज़ को देखेगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इन द कंट्री इज़ और आर पनिशेबल। हाँ ठीक है, कुछ हमारे यहाँ कुछ लोगों को इम्यूनिटी प्राप्त है, लेकिन वो भी जब अपने पोस्ट से हटेंगे तो उनको भी समान तराजू में आप तोलेंगे। राजा को तुम पनिश कर पाओगे? जाओ जो किंग बने हुए हैं पनिश करवा दो उनको, ठीक है। तो इस तरह से रूल ऑफ लॉ में हर चीज़ इस तरह से बनाई जाती है कि कोई भी चीज़ सिटीजन पे थोपी ना जाए, इम्पोज ना किया जाए, उनके बेटरमेंट को देखते हुए, उनके वेलफेयर को देखते हुए बनाया जाए। रूल बाय लॉ में एक डिक्टेटर या मोनार्क हो सकता है जो अपने अकॉर्डिंग रूल को बनाता है और वहाँ पे वो सुप्रीम बन के सामने रहता है। रूल ऑफ लॉ में रूल सुप्रीम होता है, रूल जो कि कॉमन रहेगा सबके लिए, और वो रूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से बनाया जाएगा, सबको साथ लेते हुए इंक्लूसिव तरीके से बनाया जाएगा, और उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है। होता है ना, फार्म लॉज बनाए गए थे ना, पास करा दिए गए थे, अपील की ना, बाद में हटाया गया ना। रूल ऑफ लॉ को दर्शाता है ये। अगर नहीं हटाया जाता, उसे थोप दिया जाता कि नहीं करना है। समझ रहे हो चीज़ों को? तो वो जो तुमने 4-5 चीज़ें बताई कि सर रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, अब एक्चुअल में समझ गए दोनों में डिफरेंस? अभी याद है क्योंकि अभी पढ़ रहे हो, 8 महीने बाद फिर खड़ा करके रूल ऑफ लॉ पूछूंगा तो वो 5 चीज़ें शायद तुमको नहीं ध्यान रहेंगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझते हो ऑफ और बाय, तो बेटा वो 5 पॉइंट खुद बनाना तुम जानते हो। समझो ना उस चीज़ को, इसलिए फंडा क्लियर रखो। तो ऐसी चीज़ों को जब तुम कहीं रिप्रेजेंट करोगे तो ऑन द स्पॉट तुम पॉइंट्स बना सकते हो। और मेरा एम्फेसिस यही है कि आप बहुत चीज़ों को मगअप करने की कोशिश मत करिए। अगर समझ लेंगे तो फिर मगअप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कुछ जगह रोड लर्निंग करनी पड़ती है भाई, तुम्हें डेट्स या चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, लेकिन यूपीएससी सिर्फ रोड लर्निंग का खेल नहीं रहा बेटा, वो कभी था भी नहीं, ठीक है। स्टिल पीसेस में सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप फिर भी फंडामेंटल्स को पहले समझना शुरू करिए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ थोड़ा समझ में आया, बाकी इसके पॉइंटर्स अभी आगे जब पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्यों समझाया, क्योंकि आपने वो गवर्नेंस की जो डेफिनेशन समझाई मुझे, मैं उससे खुश नहीं था, इसलिए मैंने समझाया उसको, ठीक है। अब तुम क्लियर हो, गवर्नेंस सब लोग कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन भी तो अपने आप गवर्नेंस ही कर रहा था, सब लोग गवर्नेंस ही कर रहे थे, ठीक है। हिटलर, मुसोलिनी सब गवर्नेंस ही कर रहे थे। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी भी गवर्नेंस ही कर रही थी, ठीक है, ओके। तो देखिए, गवर्नेंस के बारे में आप काफ़ी कुछ जान गए हैं, और आप ये जानते हैं कि गवर्नेंस अलग अलग लेवल पे हो सकता है। जैसे कि अगर एक कंट्री लेवल पे होता है, अच्छा नेशन और स्टेट समझते हो ना क्या होता है, डिफरेंस जानते ही हो, ठीक है ना। तो अगर एक नेशन स्टेट की हम बात करें, ठीक है, कंट्री लेवल पे बात करें, तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। जियोपॉलिटिक्स समझते ही हो,
जियो मतलब जियोग्राफिकल, ठीक है ना। हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है भाई। हर जगह के जो लोग होते हैं बेटा वो थोड़े अलग अलग सोच के होते हैं। कुछ जगह थोड़े एग्रेसिव सोच के होते हैं, वाइकिंग कभी तुमने देखा होगा, ठीक है ना। तो उधर नॉर्थ सी के आसपास के लोग हमेशा से उनकी ज्योग्राफी ऐसी बनी रही कि उनके हार्मोन्स, उनकी चीज़ें थोड़ी एग्रेसिव में रहते हैं। कुछ जगह थोड़ा डिफेंसिव रहते हैं, कुछ जगह कुछ और सोच के रहते हैं। तो इंसान की जो नीतियाँ होती हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो नेचर होता है, वो काफ़ी कुछ उसकी ज्योग्राफी से डिराइव होता है, मैच करता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल वैल्यूज़ हर कंट्री की अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी अलग अलग है, ठीक है। एक कॉर्पोरेट में भी गवर्नमेंट हो सकती है, इसको हम गवर्नेंस बॉडी कहते हैं भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अपने यहाँ, थे ना उनके पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, थे उनके पास, याद आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा था इंडिविजुअल लेवल पे घर में भी गवर्नेंस होती है। माता पिता आप लोग के लिए, गार्जियन जो है वो नियम कानून बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं फॉर द बेटरमेंट, फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सोशियो पॉलिटिकल गवर्नमेंट। जैसे कि ट्राइब या फैमिली, नॉर्थ ईस्ट में जाइए वहाँ बहुत सारे कबीले वाले हैं, ट्राइबल पीपल हैं, कबीले हैं, सरदार हैं, वो भी अपने ट्राइब को मैनेज कर रहे हैं ना। वो भी क्या बेटा एक तरह का गवर्नेंस ही है। लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट होती हैं, पंचायत होती हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, नगर निगम होती हैं अर्बन एरियाज़ में, वो भी क्या कर रही हैं, गवर्नेंस कर रही हैं, ठीक है। तो देखिए, गवर्नेंस इज द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ मैनेजमेंट पावर एंड पॉलिसी, ठीक है ना। सरकार के पास पावर दी गई है क्योंकि हमने उनको चुना है, हमने चुना है लोगों को, और उन्होंने मिलकर सरकार बनाई है। सरकार हमारा आप नहीं चुनती, बताइए, आप लोग को बताया था मैंने, ठीक है। तो सरकार के पास जो पावर है किसी चीज़ को मैनेज करने की और पॉलिसीज़ बनाने की, वो पावर का कैसा एक्सरसाइज कर रहे हैं, यूज़ कैसे कर रहे हैं, वो क्या है, गवर्नेंस है। और उसको यूज़ कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करती है, गवर्नेंस करती है। अगर हम बात करें एक नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो गवर्नमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट विच परफॉर्म्स गवर्नेंस। ये आपको मैंने बताया था कि कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है किसकी, गवर्नेंस की। और आपने ये देखा था कि ये दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस निकाली है। ये कल आपने देखी थी यूएनडीपी वाली। ऐसे ही 1993 में वर्ल्ड बैंक ने भी डिफाइन किया था गवर्नेंस को, ठीक है। गवर्नेंस इज डिफाइंड एज द मेथड थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज्ड। अभी आपने ऊपर भी देखा था कैसे एक्सरसाइज करना है, मैनेज करना है ना हर चीज़ को। हिंदी, मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। देश की राज व्यवस्था को कैसे मैनेज करना है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करना है, सामाजिक चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, उस मैनेजमेंट की पावर को जब एक्सरसाइज किया तो उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। ये कौन बता रहा है, वर्ल्ड बैंक बता रहा है। कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर दी, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब आप बात करें ओवरऑल दो कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के नज़रिए से गवर्नेंस को देख रहे हैं, ठीक है, और एक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कॉर्पोरेट वगैरह, अगर आप उनके नज़रिए से गवर्नेंस को देख रहे हैं तो गवर्नेंस क्या होता है, ठीक। तो जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं उसके लिए गवर्नेंस क्या है, इट रिफर्स टू दोज मैकेनिज्म्स, प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जिनके वजह से क्या होता है, थ्रू विच सिटीजन्स एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सिटीजन मतलब हम आप लोग, और उनके चुने हुए प्रतिनिधि मतलब एमपी एमएलए की बात हो रही है, सिटीजन्स, एमपी एमएलए, लोकल लेवल पे पार्षद, पंचायत लेवल पे तुम जानते हो पंच, सरपंच, प्रधान, ठीक। तो गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कुछ मैकेनिज़म्स और इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिनके द्वारा क्या होता है कि जो नागरिक हैं और जो उनके चुने हुए नेता लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं क्या, अपने हितों को, अपने इंटरेस्ट को, और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं, ड्यूटीज़ वगैरह। अगर आप किसी को चुन रहे हो, चाहे वो पार्षद, विधायक है, सांसद, कुछ काम होंगे ना करने के लिए, और बीइंग अ सिटीजन कुछ आपके भी काम है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक। और अगर आपस में कोई
मतभेद आ जाए, डिफरेंसेस, तो उनको भी दूर करना, मीडिएट करना, मध्यस्थता करना, हटाना उस चीज़ को, रिकंसाइल करना। ठीक है, तो गवर्नेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं कि लोग, उनके लीडर्स आपस में जो भी अपने अधिकार हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो फुलफ़िल करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और जो भी मतभेद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिड्रेस किया जाता है। ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स प्रोसेसेस बाय विच लॉज एंड पॉलिसीज आर मेड। ये कहाँ होगा बेटा? विधायिका में, पार्लियामेंट में। सेंट्रल लेवल की बात मैं करता हूँ, वहाँ पे एमपी एमएलए आपके बिहाफ पे क्या बना रहे हैं? कानून बना रहे हैं, और उनको एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, मिनिस्ट्रीज, और कल को आप लोग एग्जीक्यूटिव बनेंगे IAS IPS बनने के बाद। ठीक है, और उसके साथ साथ यही लोग जिनके पास पावर्स हैं डिसीजन मेकिंग की, लॉज बनाने की और इनको इम्प्लीमेंट करने की, वो लोग क्या रहें? अकाउंटेबल रहें। एंड मैकेनिज्म्स फॉर होल्डिंग दोज इन पावर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब हाँ, रिस्पॉन्सिबल रहें, जिम्मेदारी से अपना काम करें, एब्सलूट पावर का इस्तेमाल न करें, आंसरेबल रहें, जवाबदेही रहे उनकी हर एक काम की। ठीक है, तो बेटा गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आम जनता, उनके चुने हुए प्रतिनिधि आपस में अपनी बातों को, अधिकारों को, अपने ड्यूटीज़ को करते हैं, अपने ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो लॉज बनाए जा रहे हैं, जो अथॉरिटी उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, वो अपने काम के लिए, अपने एक्शंस के लिए आंसरेबल होती है, जवाबदेही उसकी रहती है। अब अगर बात करें हम ऑर्गेनाइजेशंस की, कॉरपोरेट की, कंपनीज़ की, PSUs की, तो वहाँ पे गवर्नेंस, कल को जब तुम लोग IAS बनोगे तो तुम लोग को किसी PSU का हेड बनाया जा सकता है, तुम वहाँ के डायरेक्टर बन सकते हो। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, आप वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चले जाएंगे। आपको क्या करना है? वहाँ जाके गवर्नेंस करना है ना। अरे DM बनोगे तो जिले को मैनेज करोगे, और कंपनी के डायरेक्टर बन जाओगे किसी PSU को तो पूरे उस कंपनी को तुम मैनेज करोगे, उसका प्रोडक्शन तुम देखोगे, उसके सेल्स को तुम समझोगे, जो ग्रीवेंसेस आ रही हैं उसको तुम देखोगे, स्टाफ को मैनेज करोगे, उनका सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, हर एक चीज़, ट्रांसफ़र, नई ब्रांच को खोलना, FDI को मंगवाना, ये सारा काम आप करेंगे। तो वो भी क्या करेंगे? आप गवर्नेंस करेंगे ना उस कंपनी में बैठ के। तो अगर आप कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ गवर्नेंस क्या होता है? तो with respect to companies, governance refer to systems and processes by which an organization is directed and controlled. तो आप किस सिस्टम, किस मैकेनिज्म, किन स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अपनी उस संस्था को मैनेज करें, कंट्रोल में रखें, डायरेक्शंस दें, निर्देश दें काम करने के लिए। दिस विल इंक्लूड द स्ट्रक्चर्स and rules which will be in place to ensure that an organization is managed in a transparent and accountable manner. तो अब आप कुछ नियम बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, जिससे कि आप अपनी संस्था को इस तरह से मैनेज करें कि उसमें क्या रहे? पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, और हर व्यक्ति अपने काम के लिए अकाउंटेबल रहे, जवाबदेह उसकी रहे। ठीक, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोसेसेस होंगे जिसके थ्रू डिसीजंस लिए जाएंगे और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, रूट लेवल पर उनका क्रियान्वयन भी किया जाएगा। इस तरह से आप अपनी उस कंपनी को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप एक नटशेल में बात करें कि जो ऊपर अभी आपने देखा गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में और ऑर्गेनाइजेशंस के रिस्पेक्ट में, उसके लिए ये 3 लाइन मैंने अंडरलाइन कर दी, इनको ध्यान से देखिएगा। ओवरऑल गवर्नेंस इज कंसर्न्ड with ensuring that power is exercised in a responsible and accountable manner. जो भी शक्ति है, अथॉरिटी है, ताकत है, उसको एब्सोल्यूट तरीके से नहीं, लिमिटेड तरीके से, कंट्रोल्ड तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और इस तरह से इस्तेमाल किया जाए और डिसीजंस लिए जाएं जिससे जनता का हित हो। ठीक है, एंड द डिसीजंस शुड बी मेड इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अगर बात करते हैं हम गवर्नमेंट के एंगल से, और अगर आप बात करते हैं कंपनी के एंगल से, तो और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बीइंग गवर्न। तो अगर आप एक PSU को मैनेज कर रहे हैं, एक सरकारी कंपनी को, तो आप इस तरह से काम करेंगे, फैसले लेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे जिससे उस कंपनी का फ़ायदा हो, कंपनी की ग्रोथ हो, प्रॉफिट्स बढ़ें, स्टाफ अच्छे से काम करे, समझ रहे इस चीज़ को। और अगर आप कंट्री को मैनेज कर रहे हैं तो वो फैसले लेंगे जिससे लोगों का फ़ायदा हो, वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाएंगे, जनता का कल्याण करेंगे, BPSPs को इम्प्लीमेंट करेंगे।
वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। यही तो होता है, ठीक है। ये मैंने आपको कल शॉर्ट में समझाया था, याद आ रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, ठीक है। जैसे आपने कल कहा था कि सर कहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शॉर्ट में है क्या, ठीक है। गवर्नेंस का देखिए मेन काम क्या होता है कि जो देश की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको एक्सरसाइज किया जाए। तो गवर्नेंस इज अ वे टू एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है, उस देश के संविधान में जो भी फिलॉसफीज हैं बेटा, जो भी सिद्धांत हैं, जो भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग काम किया जाए। हर देश के अपने अलग सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, फिलॉसफीज होती हैं, दर्शन होता है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज व्हेन द फिलॉसफीज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो भी फिलॉसफीज, जो दर्शन मेंशन्ड हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको क्या किया जाए, उनको फॉलो किया जाए, उनका अनुसरण किया जाए, उनके अकॉर्डिंग काम किया जाए, और जो सरकार उस देश की हो उसके पास असीमित शक्तियां ना हो, निरंकुश ना हो, उस पर कंट्रोल रहे, किसका, संविधान का। सबसे सर्वोपरि क्या रहे, एक सुप्रीम लॉ रहे। वो सुप्रीम लॉ क्या रहे, उस देश का। तो रूल ऑफ लॉ में बेटा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। रूल बाय लॉ में एक मोनार्क, एक डिक्टेटर, वो सुप्रीम बन जाता है। समझिए इस चीज को, ठीक है। तो पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान ने शक्तियां तो दी सरकार को, लेकिन समय पर संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित रखता है, लिमिटेड रखता है। ओवर आर्चिंग एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दी जाती, ठीक है। तो हमारे संविधान की फिलॉसफीज क्या है ये आप जानते हैं, कल डिस्कस हम लोग कर ही रहे थे। प्रीएम्बल में जो चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है, जस्टिस वगैरह, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, और उसके साथ में लिबर्टी, इक्वालिटी, पैटर्निटी, वेलफेयर स्टेट, रूल ऑफ लॉ भी आपने डिस्कस किया ही था, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को गवर्नमेंट मेंटेन कैसे करे, गवर्नमेंट ऐसे फैसले ले, डिसीजन मेकिंग इस तरह से करे, हाँ, ताकि जो भी फिलॉसफीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग काम हो सके। अगर जस्टिस वर्ड यूज़ किया गया है तो सरकार सुनिश्चित करे कि इसकी पॉलिसीज़ में जो बना रही है उसमें दिखे सोशल जस्टिस, उसमें दिखे इकोनॉमिक जस्टिस, उसमें दिखे पॉलिटिकल जस्टिस, दिखे कि देश में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की जा रही है, वो ऐसी, हाँ, वेलफेयर किया जा रहा है, ऐसी योजनाएं बनाई, जैसे प्रधानमंत्री योजनाएं आती हैं बेटा, मुख्यमंत्री योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं में ये कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक। तो थ्रू इफेक्टिव गवर्नेंस आवर गवर्नमेंट एंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अच्छे से गवर्नेंस करके ये सुनिश्चित करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेंटेन रहे। किस तरह से मेंटेन रहेगी, जब गवर्नमेंट क्या इंप्लीमेंट करेगी, वेलफेयरिस्ट मेजर्स, ऐसे कदम उठाएगी जिससे वेलफेयर हो, कल्याण हो। और कल्याण कैसे होगा, जब गवर्नमेंट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करेगी। डीपीएसपी जानते हो क्या होता है, क्या होता है, हाँ, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट मतलब गवर्नमेंट हो गई, यहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगी पॉलिसीज, वो पॉलिसीज कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होने चाहिए। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं डीपीएसपी में, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल, याद आ रहा है, याद आया। तो वही जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग स्टेट क्या बनाएगी, पॉलिसी, और इसके लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं संविधान द्वारा, किसको, सरकार को, ठीक है। तो ये जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा समय रहते हुए। जरूरी नहीं कि तुरंत इम्प्लीमेंट करें, एज एंड व्हेन देश की स्थिति जैसी होगी, जैसे यूसीसी 44 आर्टिकल, उसको इम्प्लीमेंट उस समय करना आसान नहीं था, अभी भी आसान नहीं है, लेकिन जब आसान होगा तो सरकार करेगी जरूर। तो ऐसी कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि जब एज एंड व्हेन पॉसिबल हो तो गवर्नमेंट क्या करे, उसको इम्प्लीमेंट करे। किसी भी सरकार का कार्यकाल अगर टेस्ट करना हो कि इसने काम अच्छा किया है कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम मीडिया ट्रायल्स की, भाई मीडिया जो भी उठाती है, तो आप क्या चेक करेंगे कि उसने अपने वो 5 साल के टेन्योर में डीपीएसपीज पे कितना वर्क किया है, डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी इज अ टेस्ट ऑफ गवर्नेंस। लिटमस टेस्ट होता है, बचपन में कभी किए होगे, एसिड बेस है, वो ब्लू लिटमस, रेड, रेड से ब्लू, एल्कली बेस है, एसिड, याद आया। तो वही
डीपीएसपीज को जितना इम्प्लीमेंट करेंगे और संविधान की जितनी पॉलिसीज़ हैं या प्रियम्बल में जो फिलॉसफीज मेंशन हैं उनको जितना अपहोल्ड करके कोई नियम कानून बनाएंगे, उससे डिपेंड करता है कि सरकार ने गवर्नेंस कितना अच्छा किया है, वो गुड गवर्नेंस है या नहीं है। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फिलॉसफीज ऑफ द प्रियम्बल, इट डिपिक्ट्स एंड शोज द गुड गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, मैं बहुत तेज इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपका पहले थोड़ा बेस बन जाए, उसके बाद तो मैं उड़ाता ही हूँ, पता ही रहूँगा उड़ाता हूँ क्या मैं। चलो ठीक है, अब बेटा ये कुछ कोटेशंस हैं जो कल मैं आपको दिखा रहा था, याद आ रहा है? ठीक है, इनको अपने आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप मैं आपको कोई क्वेश्चन लिखने को दूँ या आप कुछ क्वेश्चन लिखना चाहें गवर्नेंस के, तो आप इनका इस्तेमाल एज एंड व्हेन कभी भी कर सकते हैं। जैसे आप कोफी अन्नान का नाम जानते हैं, सुना है नाम? कौन थे? यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, पहले एक्स। तो उन्होंने बताया, देखिए कि गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रिमूविंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक ऐसा कारक जिसकी वजह से, एक ऐसा फैक्टर जिससे आप हटा सकते हैं दुनिया भर से क्या, गरीबी हटा सकते हैं और विकास ला सकते हैं, वो अपने आप में क्या है, सिर्फ गुड गवर्नेंस है। अगर हर सरकार अपने अपने देश में गुड गवर्नेंस करेगी तो अपने आप जो पॉवर्टी है और डेवलपमेंट है वो होता रहेगा, पॉवर्टी कम हो जाएगी, डेवलपमेंट होता रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी गुड गवर्नेंस करने के लिए? वेलफेयर पॉलिसीज बनाएगी, रूल ऑफ लॉ करेगी। ठीक, एक बहुत अच्छी मेरी फेवरेट आप मान सकते हैं कोटेशन है गवर्नेंस के लिए, ये वाली, पढ़ के देखिए क्या लिखा है। वी कैन नॉट बी मेयर, मतलब सिंपली वी कैन नॉट बी द कंज्यूमर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस बनाए जा रही, हमें बस यूज़ करना है, ये नहीं करना है हमें गवर्नेंस बनाने में पार्टिसिपेट करना है, अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, ताकि इंक्लूसिव तरीके से, कॉमन कंसेंसस से, सबके एग्रीमेंट से चीज़ें बन पाए। तो वी कैन नॉट बी सिंपली द कंज्यूमर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, वी मस्ट बी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, एंड वी मस्ट बी को क्रिएटर्स, मतलब सरकार के साथ मिलकर हमें गवर्नेंस बनाना चाहिए, वो सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शंस बनाना चाहिए। तो इसके लिए बेटा देखो देश में क्या होता है, अगर हम ये काम करना चाहते हैं सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना हमारे पास, आर्टिकल 19 है ना। तो बेटा वो सुनिश्चित करता है कि आप हर जगह पार्टिसिपेट कर पाएँ, अपनी बात रख पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस बनाते हैं ना लोग, ट्रेड यूनियन, किसान संघ, स्टूडेंट्स यूनियन बन रहे ना ऐसे ग्रुप्स। तो बेटा इन्हीं ग्रुप, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, इनके माध्यम से आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं ना, और गवर्नमेंट भी आपसे डिस्कस करती है हर चीज़ों को। तो इसीलिए हमें साथ मिल के चीज़ें बनाना है, सिर्फ इंतज़ार नहीं करना कि गवर्नेंस बने और उसका मुँह भोग करें। समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये रोहिणी नीलेकनी एक ऑथर है, अच्छी किताबें लिखती हैं। उन्होंने अपने किसी किताब में एक ये लाइन मेंशन की थी, मुझे अच्छी लगी, वो मैंने किताब पढ़ी हुई है, यहाँ डाल दी। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। इनका नाम सुना होगा, नज़रबंद है आजकल, आंग सांग सू की। म्यांमार में क्या हो रखा है, वहाँ पर कूप है, मिलिट्री कूप है, नज़रबंद हैं, डिटेंशन में डाल रखा है। तो इन्होंने भी कह रखा था द मोस्ट एसेंशियल, और इन्होंने बिल्कुल सही बोला है क्योंकि अभी फंसी भी इस चक्कर में ही है, द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस इज रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ नहीं। वहाँ रूल बाय लॉ चल रहा है इस समय। भाई आर्मी कूप करेगी तो किसी चीज़ को मानेगी, अपने अकॉर्डिंग बना देगी, डिक्टेटरशिप चलेगा। समझो इस चीज़ को। तो ये कह रहे हैं कि देखिए गुड गवर्नेंस की सबसे ज़रूरी क्या है कि रूल ऑफ लॉ हो, विदाउट इट नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप जब भी रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करें या कोई क्वेश्चन ऐसा है या ऐसे में हो तो इस लाइन को जरूर मेंशन कर दें, अच्छी लाइन है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की देखिए, अच्छा ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। गवर्नेंस इज नॉट अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ पावर। गवर्नेंस का मतलब सिर्फ शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं है, उसका मेन मतलब क्या है, दी अबाउट दी स्टीवर्डशिप ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। जनता ने जो आपको ट्रस्ट दिया है,
जो आपको वोट दिया है, आपको शक्तियाँ दी कि आप सारे पब्लिक अफेयर्स को मैनेज कर सकें, सारी संस्थाओं को मैनेज कर सकें, आपको उसका ध्यान रखना है, टेक केयर करनी है, संभालना है उस चीज़ को, पब्लिक के ट्रस्ट को बनाए रखना है। बन की मून इनका देखिए, गुड गवर्नेंस इज द कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन मतलब बेटा फाउंडेशन, नींव। गुड गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। इट इज द फाउंडेशन ऑन विच रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स रेस्ट। तो रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स किस पे टिका है? गुड गवर्नेंस पे। ठीक है, जब आप गवर्नेंस करेंगे तभी तो आप लोगों के अधिकार का काम करेंगे ना, और रूल ऑफ लॉ बनाएंगे तभी आप अधिकार लोगों को दे पाएंगे, वरना तो आप किसी बात सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की भी एक डेफिनेशन है, इससे पहले एक और जॉन क्यूफर की देखिए, इफेक्टिव गवर्नेंस इज द की टू अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ अ नेशन एंड इट्स पीपल। ठीक है, तो गवर्नेंस अगर अच्छे से होगा तो जो देश है वो खुल के आगे आ पाएगा, उसके लोग खुल के परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी जो एबिलिटीज़ उसको सामने रख पाएंगे। अगर आप जनता को मौका ही नहीं देंगे, दबा के रखेंगे, तो देश कभी आगे आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? इट्स द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड। ऐसे फैसले सरकार जो लेती है जिससे कुछ कार्य होते हैं या नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड बैंक। तो ऐसे कुछ कोटेशंस हैं, इनका इस्तेमाल आप हे एंड दे कभी भी ऐसे एग्जाम आंसर्स आएँ जहाँ गवर्नेंस की आवश्यकता हो लिखने की, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, अब हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नेंस की। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स, जो इंटरेस्टेड हो या जिनका आप कह सकते हैं शेयर हो उस चीज़ में, या वो जो जुड़े हों उस चीज़ से। ठीक है, तो गवर्नेंस के स्टेक होल्डर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन से लोग इन्वॉल्व हैं गवर्नेंस में। ठीक, तो टॉपिक अब हमारा है स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नेंस। तो देखिए, एक डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पे कुछ लिखा है, वर्ड क्या लिखा है? एक्टर्स। एक्टर्स क्या होता है? कुछ ऐसी एंटिटीज जो कुछ डिसीजंस ऑटोनॉमसली ले सकती हैं, इंडिपेंडेंटली। कुछ एंटिटीज जब अपने डिसीजन को ले सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्टर्स कहते हैं। उनको स्टेट एक्टर्स तब कहेंगे जब वो क्या हो? सरकारी हो। और नॉन स्टेट मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको सपोर्ट फुल फ्लैश सामने से नहीं कर रही है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं गवर्नेंस में। पहला एक्टर कौन है? स्टेट खुद। स्टेट मतलब इस वे में एनीथिंग विच इज गवर्नमेंट, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, बैक्ड बाय गवर्नमेंट, फंडेड बाय गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, इज कॉल्ड ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इज टर्म्ड एज स्टेट। ठीक है, या गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी क्या हैं? स्टेट हैं। ठीक, तो स्टेट ये एक एक्टर है, क्या करने के लिए? गवर्नेंस बनाने के लिए। उसके साथ और क्या है? मार्केट। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं हम, कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, एमएनसीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ये क्या हो गया? आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया। जो कि अगर तुम बोलोगे सर पीएसयू, तो पीएसयू बेटा यहाँ आ जाएगा ना, सरकारी है ना, फंडेड बाय गवर्नमेंट, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो अपने आप में सरकारी कंपनी स्टेट हो जाती है। प्राइवेट कंपनी, हाँ बेटा, किसको बेटा? हाँ ये सब, ये तो ये नॉन स्टेट में आएंगे। मैंने कहा ना एक्टर्स देखो सिर्फ लिखा है यहाँ पे, कुछ स्टेट एक्टर्स हैं, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ठीक, मार्केट हो गया, और साथ में क्या हो गया? सिविल सोसाइटी, जैसे कि आपके एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस, एनजीओज, संघ, प्रेशर ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स हैं बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हाँ बिल्कुल, एसएचजीज, ऐसे सारे ग्रुप्स, ये सब क्या है बेटा? आपका है सिविल सोसाइटी। यहाँ से पीपल पार्टिसिपेशन के थ्रू जनता को मोबिलाइज कराया जाता है, जनता की बातों को रखा जाता है किसके सामने? गवर्नमेंट के सामने। प्राइवेट सेक्टर अपनी बातें रखता है। एक बात सोचो, पहले हमारे यहाँ टेलीकॉम सेक्टर गवर्नमेंट का था, नेशनलाइज था। ठीक है ना, उसके बाद जब लिबरलाइजेशन आया
पोस्ट लिबरल वर्ल्ड, LPG रिफॉर्म्स, ठीक है, 1991। तो उसके बाद बेटा गवर्नमेंट टेलीकॉम को क्या करना शुरू किया, प्राइवेटाइज। आए ना बाकी चीज़ें, एयरटेल वगैरह आया, भारती एयरटेल, रिलायंस वगैरह आया जो बाद में जियो बना, ठीक है, वोडाफोन, आइडिया, बाहर की कुछ कंपनीज, टेलीनॉर वगैरह उस ज़माने में आई, ठीक है। तो अब जब इतनी कंपनीज आ गई यहाँ पर, हाँ वो यूनिनॉर जो भी, डोकोमो, ठीक है, अब तो सब खत्म ही है। खैर, जब इतनी सारी कंपनीज आई तो इन कंपनीज ने, जो कि ये मार्केट थी, प्राइवेट सेक्टर थी, इन्होंने अपने आप को मैनेज कराने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाने के लिए, ताकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को दबा ना सके, फेयर कंपटीशन हो सके, तो गवर्नमेंट से बोला है लॉ बनाइए, पॉलिसी बनाइए, रेगुलेट करिए हर चीज़ों को। ट्राई बनाया गया, ट्राई सुना है ना नाम, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गवर्नेंस सिर्फ तभी नहीं होगा जब गवर्नमेंट करेगी, गवर्नेंस तब भी होगा जब जनता कहेगी गवर्नेंस के नियम बनाइए इस तरह से, जब मार्केट का सुनो ऐसे नियम बनाइए ताकि चीज़ों को मैनेज किया जा सके, तब भी गवर्नेंस होता है। समझे इस चीज़ को? तो ये तीनों क्या हैं बेटा, आपके एक्टर्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन गवर्नेंस। गवर्नमेंट उसमें से बस एक है, बाकी ये भी है, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस की मेन एक्टर है, वन ऑफ द की एक्टर्स में आती है, लेकिन उसके अलावा बाकी एक्टर्स कौन कौन से हैं, इंक्लूड पॉलिटिकल एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जितनी पॉलिटिकल बॉडीज हैं, संस्थाएं हैं, उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी, ठीक है, मीडिया, NGOs, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब MNCs वगैरह, ट्रांसनेशनल मतलब जो एक से ज़्यादा नेशन में हो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, MNCs, ये सब इन्वॉल्व होते हैं किसमें, गवर्नेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कई जगह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं बना दिया जाता, किसको देखते हुए, इनके हितों को देखते हो ना, ये भी क्या एग्जाम्पल है, गवर्नेंस का तो है। तो देखिए, जो नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें गवर्नेंस एट नेशनल लेवल, तो तीन मेन ब्रॉड कैटेगरीज में एक्टर्स होते हैं, वो कौन है, स्टेट है, मार्केट और सिविल सोसाइटी। स्टेट के बारे में बात करते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो देखिए, स्टेट इंक्लूड्स लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसमें वो एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो, पहली बात क्या होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी साथ में आती है, ठीक। और उसके साथ साथ सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं अलग अलग लेवल पे, IAS, PCS, PPS, ये सब आ रहे हैं, सब इसमें आ जाते हैं, ठीक। तो जनरली गवर्नमेंट के पास 3 ऑर्गन्स हैं, जिसमें लेजिस्लेचर शामिल है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ठीक है। ये तीनों ब्रांचेस में से जो ब्रांचेस हैं, दे मेक लॉज, वो कौन सा वाला है, लेजिस्लेचर, ये कानून बनाता है। दूसरा ऑर्गन क्या बनाता है, एंश्योर्स देयर एग्जीक्यूशन, की जो लॉ बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा, कार्यकारी करेगा, ठीक है, उनका इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। और तीसरा पार्ट जुडिशरी, ये ऑर्गन क्या करेगा, हाँ, इट विल इंटरप्रेट देम व्हाइल अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चेक करेंगे जो लॉज बनाए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं या करे जा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैं कि नहीं, संवैधानिक हैं कि नहीं, संविधान की धारणा के अगेंस्ट नहीं चले जा रहे हैं, ये चेक किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन होगा, इसकी समीक्षा की जाएगी, रिव्यू होगा। तो स्टेट में क्या आ गया, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसके साथ दूसरा एक्टर कौन इन्वॉल्व है, मार्केट, बेसिकली प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक। गवर्नमेंट PSUs नहीं आएंगे इसमें, वो स्टेट में आ जाएगा। तो इसमें मार्केट जो आएगा वो दोनों होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड, दोनों होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड। क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, एक प्रॉपर हायरार्की होती है, प्रॉपर रूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, हाँ, एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित होती है, हाँ, जॉब सिक्योर होता है, प्रोसीजर होता है, नोटिस पीरियड होता है, आप किसी को ऐसे ही हटा नहीं सकते। भाई किराना में काम करने वाला एक छोटू, तुम कल इसको फायर कर सकते हो ना, रजिस्ट्रेशन होता है, हाँ, प्रॉपर लॉज होते हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है,
ये सारी चीज़ें कहाँ होती है बेटा? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोमोज वाला, तुम उसके यहाँ काम कर रहे हो, आज हो कल हटा देगा तुमको, तुम क्या करो? कुछ नहीं कर सकते, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो। तो दोनों सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर में, ठीक है। उसके साथ साथ बड़े बड़े कंपनीज में, बिजनेस फर्म्स, जिसमें बड़े बड़े लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस भी आते हैं और MSMEs भी सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सारे इसमें आते हैं। तो ये बेटा क्या है आपका? सेकेंड एक्टर इन्वॉल्व है गवर्नेंस में, मार्केट। तीसरा कौन है? सिविल सोसाइटी, ठीक है। अब इसमें वो सारे लोग आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट या मार्केट में इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। मतलब सारे NGOs, ठीक है, मीडिया, बाकी के जितने ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशंस हैं, अलग अलग जो दल हैं हमारे यहाँ, ठीक है, ट्रेड यूनियंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कई सारे अखाड़े होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये सब क्या है बेटा? सिविल सोसाइटी का पार्ट है। तो ये तीनों एक्टर्स हैं बेटा। हाँ हाँ, रिलीजियस एंडाउमेंट्स के लिए होते हैं बेटा। हाँ, प्रमोशन ऑफ रिलीजन, हमारे यहाँ बेटा अधिकार है ना कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो उसके लिए, प्रचार करने के लिए आप कोई भी संपत्ति को ओन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये तो सबके पास है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे पास है, तो फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन भी तुम्हारे पास है बेटा, प्रचार करने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हमारे यहाँ होते हैं भाई, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, तो बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स भी तो होंगे हमारे यहाँ। प्रेशर ग्रुप समझते हैं आप लोग? बेटा प्रेशर ग्रुप कोई बन सकता है, जब आप सरकार से अपने काम कराना चाहते हैं उसके लिए ग्रुप बना लें, भले आप स्टूडेंट यूनियन हैं, भले आप कोई फार्मर के संघ हैं, ठीक है। और हाँ बेटा, हाँ अलग अलग सेक्शन, हाँ। तो फिर अब आप एक सब मिल के क्या क्या करेंगे? प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग गवर्नेंस करेगी, ठीक है। तो ये किसका पार्ट बन जाते हैं? सिविल सोसाइटी का। तो ये तीनों मिल के एक साथ क्या करते हैं? गवर्नेंस करते हैं। तो तीन स्टेक होल्डर समझ में आ गए। पहला कौन है? स्टेट, दूसरा मार्केट, तीसरा सिविल सोसाइटी। चलिए ठीक है, गुड, इतना हो गया आपका। आगे आइए, गुड गवर्नेंस अब समझते हैं, ठीक है। तो जब गुड वर्ड तुम लगा देते हो तो अब बात किसी करते हैं? पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की। गवर्नेंस का पॉजिटिव साइड अब आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज एसोसिएटेड विद द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, इसका मतलब क्या होता है? गुड गवर्नेंस। क्योंकि गवर्नेंस अपने आप में एक न्यूट्रल टर्म है ना, माने ना, गवर्नेंस तो किंग जोंग उन भी कर रहे हैं, राजा भी करता है गवर्नेंस, डिक्टेटर भी करता है गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में आप लोगों की भलाई, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट, ये सब काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से लिया गया है। तो देखिए हमारे यहाँ, इनको आप जानते ही हैं, अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, कई लोग ये भी समझ लेते हैं। चाणक्य की एक अच्छी किताब अर्थशास्त्र, उन्होंने कुछ बताया कि एक अच्छे राजा की क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, गुड किंग कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो गुड किंग की डेफिनेशन, गुड किंग, क्योंकि उस ज़माने में बेटा गवर्नेंस कौन कर रहा था? किंग ना। तो एक अच्छा राजा होता था, एक बुरा राजा भी, ठीक है। तो अच्छा राजा कैसा होना चाहिए? जो गुड गवर्नेंस कर पाए। हाँ, तो अब देखिए उन्होंने क्या बोला? इन दी हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज हिज हैप्पीनेस। सब्जेक्ट मतलब प्रजा, मतलब जो राजा की खुशी होगी वो अपनी प्रजा की खुशी में होगी, मतलब प्रजा खुश होगी तभी राजा खुश रहना चाहिए, और प्रजा की खुशी में राजा को अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, ठीक। इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर, हाँ, मतलब राजा की भलाई उसकी प्रजा की भलाई में है, अगर प्रजा की भलाई होगी तो राजा का कल्याण होगा, ठीक। वॉट एवर प्लीजेज हिमसेल्फ he does not consider as good, but whatever pleases his subjects he considers as good। जिसमें उसको खुशी मिलती है वो उसे अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन जिससे उसकी प्रजा को खुशी मिलती है वो उसको अच्छा लगना चाहिए। मतलब वो कार्य जिससे खुद राजा को खुशी मिलती है वो कार्य राजा को अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो कार्य अच्छा लगना चाहिए जिससे खुशी किसको मिल रही है? ठीक है ना। राजा दिन भर पेंटिंग करवा रहा है क्योंकि उससे खुशी मिल रही है, पर जनता तो नहीं खुश है ना। राजा कल्याणकारी योजनाएं करवा रहा है, उससे जनता खुश है,
इस खुशी में राजा को अपनी खुशी देखनी चाहिए। तो ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं? एक गुड किंग के, एक अच्छे राजा के। तो हमने ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट गुड गवर्नेंस का अर्थशास्त्र से इंस्पायर्ड होकर लिखा है। समझ रहे हो? महात्मा गांधी ने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ समय गुड गवर्नेंस था नहीं, मैंने कहा ना, ब्रिटिशर्स हमारे गवर्नेंस कर रहे थे पर गुड गवर्नेंस नहीं था, तो उन्होंने भी बात की थी किसकी? सुराज की, सुशासन की, सुराज की। इसका मतलब लिटरली क्या होता है? गुड गवर्नेंस की। भाई आज़ादी के बाद हम अपना संविधान लिखेंगे, रूल ऑफ लॉ बनाएंगे और सुराज करेंगे, सुशासन करेंगे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी पर वो कुशासन था, सुशासन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब हमारे यहाँ संविधान में गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या फिलॉसफीज़ हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नेंस इज क्लियरली मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो चीज़ें कहाँ कहाँ हैं कि आप अच्छा गवर्नेंस तब कर पाएंगे जब आप क्या रहें? सॉवरेन। किसी के अंडर में तुम अगर रहोगे तो खुल के फैसले कर पाओगे, गवर्नेंस ले पाओगे जनता के लिए, मतलब फैसले ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। तो पहला काम क्या होना चाहिए? सॉवरेन रहें आप, सोशलिस्ट रहें, समाजवादी रहें, समाज के विकास की बात करें, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता की बात करें। सेकुलर रहें, क्योंकि आपका जो देश है वह एक बहुधार्मिक देश है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, डाइवर्सिफिकेशन है, वैरायटी है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको एक डिस्टेंस सबसे मेंटेन रखनी पड़ेगी, सेकुलर डिस्टेंस रखना पड़ेगा, हर धर्म के साथ भी किसी के खिलाफ नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी से देश से क्या होगा? अच्छा गवर्नेंस होगा। अगर आप क्या रहेंगे? सेकुलर रहेंगे। अगर आपने इसको हटा दिया, गुड गवर्नेंस अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर आप एक पर्टिकुलर समुदाय का ध्यान देंगे, बाकी का ध्यान नहीं दे पाएंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, और डेमोक्रेटिक पीपल पार्टिसिपेशन तभी हो पाएगा ना जब आप क्या रखें अपने यहाँ? डेमोक्रेसी, वरना क्या हो जाएगा? ऑटोक्रेसी, मोनार्की हो जाएगी। ठीक, और आप क्या रहें? रिपब्लिक। आपके देश का ही व्यक्ति आपके देश का क्या रहे? एक संवैधानिक हेड, दूसरे देश का कोई इन्वॉल्वमेंट आपके देश में ना हो, एक्सटर्नल डोमिनेशन, बाहरी दबाव कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ देश हमेशा अपने आप को कमिट रखे किसकी तरफ? देश में क्या बनी रहे हमेशा? डेमोक्रेसी, जनतंत्र रहे, जनता के अकॉर्डिंग ही हर काम हो, उसके साथ साथ देश में क्या हो? रूल ऑफ लॉ हो, और साथ में लोगों का कल्याण हो। ठीक है, कानून सबसे बड़ा हो, कानून का राज चले, लोगों का राज ना चले, इंसान का राज नहीं चलना चाहिए, कानून का राज। ठीक, तो गुड गवर्नेंस ऑफन रेफर्स टू टास्क ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट इन एन इफेक्टिव मैनर। ठीक है, तो इसी से आप ये समझ गए कि जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड नहीं है किस पे? सरकार पे, एग्जीक्यूटिव पे, बल्कि वो किस पे डिपेंड है साथ में? हाँ, इन सब पे। लेजिस्लेचर अच्छा काम करे अपना, एग्जीक्यूटिव काम करें, जुडिशरी काम करें, प्राइवेट बॉडीज़ अपना काम करें, एनजीओज अपना काम करें, उसके साथ साथ जनता भी साथ में कोऑपरेशन करे, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, तब क्या हो पाएगा देश में? गुड गवर्नेंस हो पाएगा। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? वर्ल्ड बैंक ने भी एक बात कही थी, दोबारा यहाँ मैंने लिख दिया है, लेकिन वो कुछ और बात है। देखिए, गुड गवर्नेंस के बारे में बताया, गुड गवर्नेंस एंटेल्स साउंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। गुड गवर्नेंस में क्या क्या होता है कि जो PSUs हों, PSU समझ लो ना, सरकारी कंपनियां, उनका अच्छे से क्या हो? मैनेजमेंट हो, एफिशिएंसी हो, इफेक्टिवली काम करें, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्योंकि कल कोई कंपनी बेटा अच्छा काम नहीं करेंगी तो देश नुकसान में जाएगा ना। तो जो पैसा डेवलपमेंट के लिए खर्च करना पड़ रहा है वो इन कंपनीज को जिंदा रखने में खर्च करना पड़ेगा। कोई बैंक डूब रहा है, कोई कंपनी डूब रही है, अब सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन अब ये कंपनी अगर सही से काम नहीं कर पाई, इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से किया नहीं गया है, तभी तो मैं LPG करना पड़ा ना। ठीक है, क्योंकि जब कोई कंपटीशन की भावना होगी ही नहीं, लोगों को पता चल जाएगा कि सरकारी नौकरी है अब तो कहीं जाने वाली नहीं है, कोई काम ही नहीं करेगा, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है कम हो जाएगी, उससे कंपनी की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस खराब होगी, देश की अर्थव्यवस्था निपट जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बोला गया है? अकाउंटेबिलिटी, एक्सचेंज एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो गुड गवर्नेंस है वो उसमें क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, हर चीज़ जनता के सामने होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो सब तक होनी चाहिए। सूचना का अधिकार RTI हमारे पास इसलिए लाया गया।
और उसके साथ साथ देश में एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। मतलब सबको क्या मिलना चाहिए, न्याय, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और सबको लिबर्टी देनी चाहिए। ठीक है, लिबर्टी ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट्स, ये सब होना चाहिए देश में। तो ये कौन बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ठीक, तो अब शॉर्ट में मेरी ये 3 लाइन को फिर ध्यान रखो, क्योंकि ये तुमको याद नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखो। गुड गवर्नेंस एम्स एट प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट in which all citizens irrespective of class, caste and gender can develop to their full potential. In addition, good governance also aims at providing public services effectively, efficiently and equitably to the citizens. अब यहाँ पे कुछ शब्द है बेटा, ये शब्द जानबूझ के देखे तुम मतलब समझ जाओ इनका। पहला शब्द क्या है, क्लास। दूसरा शब्द क्या है, कास्ट। जेंडर तुम जानते हो, अब ये तो नहीं समझाना पड़ेगा। ठीक, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं, गवर्नमेंट जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब तुमको वैक्सीन भी लगवाई तो वो क्या है, पब्लिक सर्विस ही तो है। सब्सिडी दे रही है, पब्लिक सर्विस है। अनाज पहुंचवा रही है, पब्लिक सर्विस है। एमएसपी दे रही है, पब्लिक सर्विस है। ये सब क्या है, पब्लिक सर्विस है। तो पब्लिक सर्विस सरकार प्रोवाइड करे इफेक्टिवली, ठीक है, एफिशिएंसी के साथ, और समाज के सारे लोगों को कैसे, इक्विटेबली, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करे। इक्विटी से ये वर्ड आया है। इक्विटी जानते हैं आप लोग क्या होता है, इक्विटी, इक्वालिटी मैंने कल समझाया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ड है क्लास और कास्ट। जरा डिफरेंस बताना इसमें। हाँ बेटा, सिर्फ इकोनॉमिकल, सिर्फ इकोनॉमिकल। हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हाँ हाँ, एजुकेशन भी आ जाएगा, वेल्थ भी आ जाएगी, हाँ अचीवमेंट्स भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लास में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इनफैक्ट क्लास एक ऐसी चीज़ है जो आप बनाते हैं, कास्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिलती है। क्लास इज समथिंग विच इज डायनेमिक एंड विच यू कंस्ट्रक्ट बाय योर ओन। कास्ट इज समथिंग विच इज स्टैटिक एंड विच वॉज गिवन टू यू एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। थप्पा लगा के भेज दिया गया था। एग्जैक्टली, कास्ट आपको बाय बर्थ मिली है, क्लास आप बनाते हैं। कास्ट आपके हाथ में नहीं है, क्लास आपके हाथ में है। समझे इस चीज को। तो कास्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल फोर्स। कास्ट के नाम पे राजनीति होती है ना, क्लास के नाम पे होती है। या अशिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग आपस में चलो वोट बांट लें, नहीं करोगे ना। तो कास्ट की जाति की जो है राजनीति होती है, क्लास की नहीं होती। तो आसान शब्दों में समझिए, कास्ट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, समाज में अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग वर्ग हैं, तो उनको अलग अलग लेयर में बांट देना, ये क्या है, ये कास्ट है। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा मतलब लेयर्स, अलग अलग लेवल, जैसे बताया आपने वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहाँ है। ठीक है, वो क्या एक अलग अलग लेयर सिस्टम है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए क्या चीज़ होती है, एक सिंगल फैक्टर होता है, एक कारक होता है कास्ट में, कि आपके पास जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी कहाँ से मिली है आपको, आपके रिलीजन के रिचुअल्स के द्वारा। रिचुअल समझते हो, कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड, जो भी आपके धर्म के अकॉर्डिंग चीज़ें बताई गई, धर्म में ये बातें बताई गई, उसके अकॉर्डिंग ये पावर इनके पास होनी चाहिए। धर्म में कहा ये काम करो, तो उसके अकॉर्डिंग वो अथॉरिटी किसके पास आ गई, इनके पास आ गई। अगर एक धर्म में लिखा है कि एक ये पावर इनके हाथ में होनी चाहिए, तो इस वर्ग के हाथ में जो पावर आई है वो किसने दिया है, उस रिलीजन के कुछ रिचुअल्स ने। तो रिलीजन के द्वारा जब किसी व्यक्ति को या समुदाय को या ग्रुप को एक अथॉरिटी मिलती है, उसको हम कहते हैं रिचुअलिस्टिक लेजिटिमाइजेशन ऑफ अथॉरिटी।
भाई कहते नहीं किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हैं, कि मैं ये हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो मैं ये क्यों हूँ? क्योंकि मेरे धर्म में ये बात लिखी है कि ये काम मैं ही करूँगा। अपने घर में आप जो भी पूजा पाठ कराने बुलाते हैं, हाँ, किसी पंडित को या मौलवी को बुलाएंगे, या आप फादर को या पोप साहब को बुलाते हैं, पोप को तो नहीं बुला पाओगे, ठीक है, तो वो काम वही परफॉर्म करेंगे ना। क्यों? क्योंकि धर्म में लिखा है कि ये काम यही करेंगे। तो वो उनके पास अथॉरिटी किसने दी ये काम करने की? उस अथॉरिटी को लीगलाइज या लेजिटिमेट किसने किया है? उस पर्टिकुलर धर्म के रिचुअल्स ने। तो कास्ट आपको कुछ अथॉरिटी देता है कि आपको ये काम करना है, और ये काम कौन बता रहा है आपको? आपके धर्म के रिचुअल्स बता रहे हैं, और वो आपको फॉलो करना होता है हमेशा, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम इज स्टैटिक, तुम कास्ट चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या कि पेपर में अप्लाई करो, नाम चेंज कर सकते हो, सर नेम चेंज कर सकते हो। आज अप्लाई करोगे सर मुझे कास्ट चेंज करनी है, स्टैटिक है, ठीक है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। और जो कास्ट है वो स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक डोमिनेंट फीचर है, ये जनरली हमारे यहाँ ही पाया जाता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इस तरह का बेटा सिर्फ हमारे यहाँ ही है, ये आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा। वेस्टर्न कंट्रीज जनरली आपको क्लास मिलेंगी, कास्ट नहीं मिलेगी। क्लास क्या होता है? क्लास बेटा मल्टीपल फैक्टर्स पे बेस्ड है। कास्ट सिर्फ रिचुअल से मतलब धर्म पे बेस्ड है, क्लास कई सारे फैक्टर, जैसे हमने कहा ना कि सर बहुत सारी चीज़ होंगी, मैंने कहा हाँ होंगी, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? इकोनॉमिक स्टेटस क्या है आपका, कितने पढ़े लिखे हैं आप, शक्ति कितनी आपके पास है, अचीवमेंट्स क्या हैं आपके, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब डिपेंड करता है। ये सब बताएंगे कि आपकी क्लास कैसी है, आपके अचीवमेंट्स, आपकी पावर, आपकी वेल्थ, आपके एजुकेशन लेवल, ये सब आपकी क्लास को बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं। क्लास सिस्टम इज डायनेमिक। अगर आप एक गरीब वर्ग में पैदा हुए हैं, आप अपने एफर्ट्स से अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तो आपकी गिरावट भी हो सकती है। मतलब क्लास इज डायनेमिक, कास्ट इज स्टैटिक। तुम जितना भी कोशिश कर लो इसको बदल नहीं पाओगे। जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं, समझे ना? कभी नहीं जाती, वो हमेशा स्टैटिक रहती है। कास्ट इज द मोस्ट कांस्टेंट थिंग इन इंडिया। कांस्टेंट है वो, वेरिएबल नहीं है। ये वेरिएबल है, डायनेमिक है, ये हम बनाते हैं, ये हमें बनी बनाई मिलती है, ठीक, समझ गए? तो बोला गया है कि गुड गवर्नेंस में जो गवर्नमेंट होगी वो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी जिसमें सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, किसी भी कास्ट के, किसी भी जेंडर के हों, उन सबको मौका मिलेगा अपने पोटेंशियल पे काम करने का। किसी को दबाया नहीं जाएगा, पीछे नहीं किया जाएगा। तभी बेटा सबको आगे लाने के लिए वेलफेयर पॉलिसीज़, जस्टिफिएबल डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है, रिजर्वेशंस देने पड़ते हैं, ठीक है, समझे इस चीज़ को? और इसी के साथ साथ गुड गवर्नेंस करने के लिए आपको जो भी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करनी है, कोशिश करना है कि सबको मिले, इफेक्टिवली मिले और इक्विटेबल वे में मिले। जिसको जितनी आवश्यकता हो सरकार उसको उतना देगी बेटा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, समझिए? आप कम कमाते हैं, आप कम टैक्स भरेंगे, आप ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा टैक्स भरेंगे। आप ज़्यादा गरीब हैं, सरकार आपको बहुत सारी योजनाएँ देंगी, आप कम गरीब हैं, कम देंगी, ठीक है। तो जितना जो जैसा है उसको बेटा उस तरह से अवसर दिए जाएंगे ताकि वो आगे आ पाए, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम कर पाए, प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ सके। समझे इस चीज़ को? टैक्स कलेक्शन पब्लिक सर्विस है कि नहीं है? हैं? मैं समझाएंगा हूँ बात को बेटा, फिर से बताओ। सरकार सर्विस कर रही है, ये बिल्कुल आएगा। क्योंकि अगर सरकार बेटा अपने पास रेवेन्यू नहीं ला पाएगी तो कहीं ना कहीं जो आपको वो रोड्स दे रही है, आपके लिए अस्पताल बना रही है, नए एम्स बना रही है बेटा, फ्लाईओवर्स बना रही है, मेट्रो बना रही है, या कुछ भी कर रही है, नहीं कर पाएगी ना। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली आपकी, हाँ, आपकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो आप ही को सर्विस घुमा के दे रही है, ठीक है। कल को तुम घर पे जब कमाओगे, ज़्यादा पैसा दोगे तो घर वाले कुछ पैसा तुमसे मांगेंगे, बेटा दो, और पैसे को खा नहीं जाएंगे अंदर, तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था घर में बना के तुमको ही देंगे। समझो इस चीज़ को। तो सरकार अगर आपसे पैसा ले रही है तो कुछ इधर आपको दे भी रही है, ठीक है।
तो अगर आपको टोल टैक्स भरना पड़ता है ताकि आपको एक अच्छी रोड मिले, आप क्राउड से हट के एक जगह से चले जाएं और रास्ते में कई सारे आपको क्या मिले, सर्विसेज मिलें, पेट्रोल पंप्स इक्वल डिस्टेंस में मिले, उसके साथ साथ कुछ रेस्टोरेंट्स हों, कुछ अस्पताल हों, ये सब चीज़ें हों, ठीक है। अब जो नए नए एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे हैं, अगर आप कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गए होगा तो देखो वहाँ पे कुछ दूरी पे क्या है, अलग अलग दूरी पे रेस्ट हाउसेस बना दिए गए हैं, पब्लिक टॉयलेट्स बना दिए गए हैं, ढाबा बना दिए गए हैं। ये सर्विस आपको कहीं ना कहीं मिल रही है, गवर्नमेंट बना के दे रही है ना। तो वो जो रोड अच्छी बनाई है, आपकी डिस्टेंस गवर्नमेंट ने कम करी। अगर वहाँ से वहाँ जाने में 4 घंटा लगता था तो आपको एक एक्सप्रेस वे देकर उसने 2 घंटा कर दिया, सर्विस दी ना आपको, तो उसके लिए पैसा लेगी ना आपसे कहीं ना कहीं, तो टोल टैक्स मिले रही। तो कहीं ना कहीं बेटा ये सब भी सर्विस का ही काम है। सरकार का देखो कमाने का स्रोत कौन है, हम ही लोग तो हैं। राजा क्या काम करता था, प्रजा से ही तो लेता था ना सब कुछ, और प्रजा को फिर घुमा के सर्विस देता था प्रोटेक्शन के नाम पे, हर एक चीज़ के नाम पे। समझ पाया इस चीज़ को? चलो ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो ये नाम सुना होगा आपने, ये 4 नाम सुना है? ठीक है, जो नहीं सुना वो मैं सुनाऊंगा और समझा भी दूंगा, ठीक है। जो सुना है तुमने वो तुम समझा देना, ठीक है। समझ में आ रही गवर्नेंस? रटने की कोशिश करना, बाद में पहले समझ लेना, ठीक है।